हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और मेरी डेली करंट अफेयर की इस क्लास में। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर चल रही होगी। और जहां तक मैं सारे बच्चों को देख पा रहा हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पीपल, अगेन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रणाम सर, हेलो सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सो एज ऑलवेज शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। आई होप आप भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप बताइए आप सब कैसे हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग गाइज। यस, मस्त हैं सर, बढ़िया बढ़िया। चलिए, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी करंट अफेयर की इस क्लास में। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं आज की इस क्लास में जो कि हमें करने हैं। सो बेसिकली 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो आज की क्लास में हमें इसको जिनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, हाँ क्लास रेगुलर ही रहेगी भाई, रेगुलर ही होती है। अब इकोनॉमी का जो करंट अफेयर है वो मैं कराना आपको शुरू करूंगा। बस 2 या 3 दिन का समय दे दीजिए बस, है ना? तो सब रेडी है? क्या पता कल एक क्लास कल ले लेते हैं, चलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीछे पड़ गए हैं कि सर करंट अफेयर इकोनॉमी, करंट अफेयर इकोनॉमी। तो चलिए एक क्लास जो है, आई विल अनाउंस फाइनली एक क्लास जो बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर है, कल मैं आपके समक्ष ले लूंगा। ठीक है, कल मैं एक क्लास इकोनॉमी के करंट अफेयर की लूंगा। डन है? अब सही है सबके साथ? इकोनॉमी करंट अफेयर की पहली क्लास कल मैं लूंगा, ठीक है। और कल उसका जो टाइमिंग है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कहां पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है सबसे पहला? दैट इज केस पेंडेंसी। भाई जो हमारी जुडिशरी है वहां पर बहुत ज्यादा जो केस हैं, बहुत ज्योग्राफी वाला कोई रहा नहीं है, ठीक है। कौन सा रहा है मुझे बता देना। देखो, केस पेंडेंसी जो है, अगर आप देखोगे तो हमारी जुडिशरी में बहुत ज्यादा केसेस जो हैं आपके पेंडिंग हो चुके हैं। नंबर ऑफ जजेस कम है, नंबर ऑफ जजेस के पास केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसके रिलेटेड हम इस पर बात करेंगे। दूसरा आर्टिकल है आर्कटिक एंड ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आर्कटिक में आपकी जो बर्फ है वो क्या हो रही है, लगातार पिघल रही है। अब उस बर्फ के पिघलने की वजह से हो क्या रहा है कि वहां पर बर्फ के पिघलने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर आपका इन्वेसिव स्पीसीज जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर हावी हो रही है, जो कि वहां के इकोलॉजिकल कैरेक्टर को पूरी तरीके से चेंज कर देगी। ठीक है, तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ग्रोइंग इनइक्विलिटी, यानी कि जैसे जैसे असमानता जो है उसके बढ़ने की बात हो रही है। कि यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा में जब बेसिकली बजट पर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इनइक्विलिटी समाज में, आय असमानता समाज में, महंगाई समाज में, और समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो एक साथ आ गई है, भय का माहौल है, उसके बारे में बात हो रखी है। चलो इसके बारे में देखेंगे, स्पेशली आय असमानता की बात करेंगे। और एक हम बात करेंगे सीपीआई पर, क्योंकि अब ये डिमांड हो रही है कि सीपीआई जो है, हाँ ज्योग्राफी में देखो सब करवाऊंगा, देखो सब करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ज्योग्राफी की एक मैपिंग वाली क्लास रह रही है। ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं, कल ही प्रीलिम्स है ना? कल तो नहीं है प्रीलिम्स, है ना? तो वो भी हो जाएगा, लेकिन बारी बारी होगा, सब चीजें बारी बारी होंगी। हिस्ट्री के पीवाईक्यूज भी करवाने हैं अभी आपको, सब कुछ चीजें करवाऊंगा, लेकिन हैव पेशेंस, धीरे 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 सब हो जाएगा। एक बार में निपटा दिया, अभी आपका चल रहा है दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट जब चलेगा मैं सारी चीजें करवा दूंगा साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सीपीआई के बेस ईयर की, क्योंकि बेस ईयर को चेंज होने की बात या चेंज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो भाई जब वीडियो आएगी ना, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा, वो सब एकदम शानदार तरीके से कवर करवाऊंगा जब भी करवाऊंगा, है ना? उसके लिए जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जब मैं जो भी सीरीज लेके आऊंगा, जो भी चीजें मैं बताऊंगा, जब भी करवाऊंगा बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात, वो धीरे धीरे होगी। ठीक है, एक आदमी है, बहुत काम है, काम चलना है। ठीक है, समय के साथ मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स भी करवाए हैं, अगर आप देखोगे तो दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आ गए हैं अब। ठीक है, चलिए, इवन आपका इसी चैनल के माध्यम से आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पूरे फॉर्म पर, जैसे फॉर्म कैसे भरा जाए, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, मैंने नहीं, सर ने बनाई है, रितेश सर ने। रितेश सर इज एक्स सिविल सर्वेंट, वो पहले सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने, अब वो हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो अब वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, मिलके। तो उन्होंने उनसे बनवाई है वो। ठीक है,
तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, पाइपलाइन में हैं, चीजें चल रही हैं, बेहतर चल रही हैं। अभी तो बहुत कुछ करवाना है, आप टेंशन काहे लेते हो। लेकिन अगर मान लो कि फेब में ही सब खत्म करवा दिया जाए, फेब में खत्म करवा दिया मान लो, फिर आप क्या करोगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। धीरे 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 एक प्रेशर बना रहना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहां पर 4 आर्टिकल है, तो सबसे पहला आर्टिकल चलिए देखते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ये किसका आर्टिकल है? इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का ये जो आर्टिकल है, ये कह रहा है कि केस की जो पेंडेंसी है, मार्जिनल राइज इन द नंबर ऑफ जजेस। तो 2005 में लगभग 4.7 लाख केस जो है पेंडिंग थे, और वर्क स्ट्रेंथ थी 280। तो एवरेज केस पर जज थे लगभग 1670। लेकिन 2025 में केस पेंडेंसी हो गई 16 लाख, और जजेस जो हैं वो कितने, वर्क स्ट्रेंथ 736। तो 2000 केस जो है पर पर्सन जो है वो आ रहे हैं, या पर जजेस जो है आ रहे हैं। तो केस पेंडेंसी क्यों है, क्या इशू है, इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। चलो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखोगे तो यहां पर एक जो टेबल दी हुई है उसको मैंने यहां पर बता दिया है कि नंबर ऑफ पेंडेंसी जो है, अभी यहां पर आपसे मेंस में सवाल पूछ लेगा, नंबर ऑफ पेंडेंसी केसेस पर न्यायपालिका में हम कहते हैं कि जस्टिस डिनाई मतलब जस्टिस डिले मीन जस्टिस डिनाइड, है ना, कि अगर न्याय मिलने में देरी हो रही है इसका मतलब न्याय भी नहीं मिल रहा है आपको, है ना। तो यहां पर अगर आप यहां पर जो डेटा है इसको अगर गौर से देखोगे तो पहले से नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस ज्यादा हुए हैं, बट जो कार्यरत जज है उनकी संख्या बढ़ी है, बट अभी भी पर जजेस जो हैं आपको देखने को मिलेगा 2000 से ज्यादा केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अलग अलग डेटा है, एनुअली जो डेटा है वो भी देखने को मिल रहा है। यहां पर जो डिलेड जस्टिस है, द सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू टू बैटल द प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी ऑफ जजेस। करंट पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, 88,417 केसेस की, एन ऑल टाइम हाई। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें सिविल केसेस ज्यादा हैं। सिविल केस कैसे होते हैं, विवाह तलाक का जो केसेस होते हैं वो सिविल केसेस होते हैं, ठीक है। आजकल क्या हो रहे हैं, सबसे ज्यादा तलाक जो है आजकल हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या होता है आपका, तुरंत से जो सिविल केसेस हैं उनकी पेंडेंसी ज्यादा है, क्रिमिनल की थोड़ी कम है, ठीक। तो ये डेटा भी बता दिया आपको। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस ज्यादा हैं और सिविल केसेस कम है, ठीक है। ये द हिंदू का ही एक आर्टिकल है जिसको मैंने यहां पर अटैच किया आप लोगों के लिए। हाई कोर्ट में सिविल केसेस ज्यादा है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपके सिविल केसेस ज्यादा हैं, ठीक। और जजेस की जो वैकेंसी है सबसे ज्यादा कहां पर खाली है, जजेस की वैकेंसी वो है हाई कोर्ट में। जजेस की वैकेंसी सबसे ज्यादा खाली कहां पर है, हाई कोर्ट में है, ठीक है, हाई कोर्ट में है। तो सबसे बड़ा इशू क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कौन से ऐसे केसेस हैं जो विद इन 1 ईयर निपटते हैं, कौन से ऐसे केसेस हैं, कितने केसेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सिविल मैटर जो है वो लगभग 80% के करीब 1 ईयर में निपट लेते हैं, ठीक है। लेकिन 1 से 5 में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो डेटा है वो सिविल केसेस की ओर इशारा करता है कि सिविल केसेस ज्यादा बढ़े हुए हैं, ठीक है, सिविल केसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में इशू क्या है, ये पेंडेंसी है क्यों, इशू क्या है, समस्याएं क्या क्या है, ये पेंडेंसी है क्यों, ये देखने को मिल क्यों रही है। तो इसके पीछे सबसे पहला जो कारण है दैट इज न्यायाधीशों की कमी, न्यायाधीशों की कमी, ठीक है। अब तो आपको पता है टोटल जो आपको न्यायाधीश देखने को मिलेंगे केसेस में, तो पर जजेस जो है आपको 2000 के केस देखने को मिल रहे हैं, और न्यायाधीशों की कमी आपको अलग से देखने को मिल रही है। जो रिक्त पद है ना, जैसे यहां पर अब लिखना चाहो इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट में तो यह है कि जो रिक्त पद है यहां पर वो कितने हैं, 161 पद जो है वो है रिक्त पद, है ना। इसमें जो जज हैं, लंबी छुट्टी पर गए हुए जज जो हैं, जिनको लंबी छुट्टी मिली है जज जो है वो कितने परसेंट है, 3% जज ऐसे हैं जो कि लंबी छुट्टी पर गए हुए हैं, ठीक है। 5% है, सॉरी माफी चाहूंगा, 5% है। और 2022 से 25 के बीच जो केसेस की संख्या है, केसेस की जो संख्या है उसमें 3 गुना वृद्धि हुई है, 3 गुना वृद्धि हुई है। तो पहला कारण तो ये है, ठीक है।
अब यहां पर अब इसको छोटा 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 तोड़ के यहां पर लिख दो। फिर यहां पर क्या लिखोगे? मामलों की अधिकता, मामलों की अधिकता, जो डेटा है उसको यहां पर लिख दो। देखो, जो भी चीज अपने डेटा और फैक्ट के साथ लिखोगे तो काफी अच्छे तरीके से आप अपनी बात को कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पर डिजिट, अब देखो मामलों की अधिकता कैसे बढ़ रही है। आजकल छोटे छोटे, जैसे अगर आप देखोगे तो चालान भी कट रहा है, तो वो कोर्ट से आ रहा है आजकल की, कोर्ट से इसको क्लियर कराएं। ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस के मामले हो गए, सिविल मैटर हो गए, ट्रैफिक की समस्या हो गई, है ना, महानगरों में जो अपराध हैं वो हो गए। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि पैरेलली चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबित हो जाते हैं केसेस में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जाते नहीं है, कोई क्लियर नहीं होता है, सेटलमेंट होती है बाद में, ठीक है। उसके बाद बार बार ना स्थगन होता है केसेस में, है ना, स्थगन बार बार, है ना। वैसे ही अच्छा भी माना जाता है कि बार बार अगर स्थगन होगा तो न्याय के हर पहलू की, या कोई भी केस है उसके हर पहलू की जांच हो जाएगी। अदरवाइज डे वन पे आपने फैसला सुना दिया और किसी निर्दोष को सजा मिल गई, वो तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो स्थगन बहुत बार बार होता है इसके लिए। और यहां पर क्या होता है कि स्थगन क्यों होता है, जैसे पुलिस जांच हो रही है ना, पुलिस जांच हो गई, चार्जशीट दाखिल कर दी, तो यहां पर आपके जो गवाह हैं वो नहीं आए हैं, वो एब्सेंट हो गए, एक तारीख पे ये आ रहा है, एक तारीख पे वो नहीं आ रहा है। तो तारीख पे तारीख जो है जज साहब मिलती रहती है। सनी देओल का डायलॉग आपने सुना ही होगा, ठीक है। और यहां पर कभी कभी क्या होता है कि जो अधिवक्ता है उनकी डिमांड होती है, अधिवक्ताओं की हड़ताल हो जाती है ना। अधिवक्ता कौन होते हैं? एडवोकेट साहब, है ना। पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच काफी अलग बेसिकली समस्या देखने को मिलती है, तो बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि हड़ताल जो है वो देखने को मिल जाती है, इसलिए ऐसा होता है। और कहीं ना कहीं ये इशारा करता है इस जुडिशरी में प्रशासनिक अक्षमता, प्रशासनिक अक्षमता। अब मान लो मैं इतना कुछ कह रहा हूं जजेस के बारे में या उनकी कमियां गिना रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, न्यायाधीशों की कमी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टाइप ना लगा दे मुझ पे, है ना। तो भाई मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय जज साहब, ये जो भी कह रहा है एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल में बताया हुआ है कि जुडिशरी में क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है। जुडिशरी में सबसे बड़ा इशू अगर पता है, अभी भी अगर मैं बताऊं और इश्यूज देखने को मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखना आप कैसा है, सरकार मतलब बहुत बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, नाम चेंज करा लो, ठीक है। इतने में नहीं मानेंगे सर, है ना। तो भाई हाँ, नहीं मेरे पास तो ऑथेंटिक प्रूफ है कि भाई द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जहां पर ये बताया हुआ है कि जुडिशरी में सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं। जुडिशरी में अगर आप देखोगे तो परिवारवाद भी है ना। जुडिशरी में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क हाल ही में जस्टिस वर्मा केस में जुडिशरी पे ही उठे हैं, ठीक है। आप जुडिशरी में एफआईआर नहीं कर सकते हो, सोचो, जुडिशरी में एफआईआर नहीं कर सकते हो आप किसी जजेस के ऊपर विदाउट द परमिशन ऑफ सीजीआई, है ना। तो इश्यूज तो है जुडिशरी में, भ्रष्टाचार है जुडिशरी में, केसेस लंबे लंबे हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर आपको बहुत सारे इश्यूज तो हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। बट इन सब चीजों के प्रूफ हैं। हालांकि उन्होंने पारदर्शिता के लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया था इस चीज के लिए, बट देर इज अ मतलब बेसिकली वहां पर फिर भी कुछ ना कुछ इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। सुधार की जरूरत हर जगह होती है, ठीक है। जैसे विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तीनों में सुधार की जरूरत है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बॉडी जो है पूरी तरीके से परफेक्ट काम कर रही है, ये संस्था पूरी तरीके से परफेक्ट काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर ऐसा हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, तो सीधा न्यायपालिका से क्लास लेंगे आप। ऐसा होगा नहीं कभी भी, क्योंकि जो लिखा है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। और जज जुडिशरी जो है वो फैक्ट्स के आधार पर काम करती है, फैक्ट एंड फिगर और सबूत सब हमारे पास है ही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, है ना। रिस्पेक्ट तो हम करते ही हैं सबकी। चलिए, ये बाद में बोलना है, ठीक है। चलो चलो, हाँ जी, हाँ ये बताओ, अब महिलाओं की भागीदारी कितनी कम है जुडिशरी में, है ना। तो ऐसे में सुधारात्मक कदम क्या होने चाहिए? पहला, न्यायिक संख्या को बढ़ाने, रिक्तियों को शीघ्र भरपाई करे, सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, मतलब एडहॉक जजेस आपने सुने होंगे, बहुत सारे एडहॉक जजेस को वापस बुलाओ। बहुत सारे जज आगे देखो 365 दिन में से 100-150 दिन की तो छुट्टी ले लेते हैं,
ठीक है, तो क्या खाक काम करेंगे, ठीक है। तो भाई शीघ्र भरपाई करो, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करो, और किसी केस में अगर भ्रष्टाचार का मामला पाया जाए तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। सर, may you please tell me which time of period current affairs require for HPSC? I think for 1 year we can say कि लास्ट 1 year जो भी आपका पेपर जब भी है। HPSC हरियाणा ये पूछ रहे हो या हिमाचल पूछ रहे हो? आधुनिकरण, ई कोर्ट्स, ई कोर्ट्स अभी काफी अच्छा चल रहा है। सुनवाई आपने देखी होगी, गुजरात के हाई कोर्ट की सुनवाई आपने देखी होगी ऑनलाइन, काफी फेमस जजेस हैं। आईटी सक्षमता, वर्चुअल कोर्ट है ना। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है वो बनानी चाहिए। एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी बनाना चाहिए। इशू तो अपॉइंटमेंट में भी है। अपॉइंटमेंट कैसे होती है ना, अपॉइंटमेंट का आधार अलग है, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट है उस पर भी, ठीक है, उस पर भी इशू होता है, ठीक है, याद रखना। मुझे नहीं लगता संजू कोई इशू होगा इसमें, है ना। एडॉक जजेस को वापस बुलाओ ताकि नंबर ऑफ जजेस जो है ज्यादा हो जाए तो केसेस जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। एनजेएसी को भी लागू कर सकते हैं, हालांकि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे कैसा कर दिया था कि भाई ये हमारी इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, तो हम इसको असंवैधानिक घोषित कर रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि जुडिशरी किसी और को एंटर नहीं करने दे रही उस पेरिफेरी में, ठीक है। तो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, अलग अलग केसेस मैंने बताए हैं जहां पर अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। और अपॉइंटमेंट के उस वर्ड को क्या कहते हैं, बताओ सौम्या। यस, उस वर्ड को क्या कहते हैं कि भाई इस वर्ड में, बताओ साक्षी, कौशल, लवली, बताओ निक्कू। यस, कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम, है ना। तो कॉलेजियम सिस्टम में जो खामियां है उसको भी कम करना पड़ेगा। केस प्रबंधन, समयबद्ध निपटान, अवसंरचना सुधार, कोर्ट रूम को बेहतर बनाओ, स्टाफ सुविधाएं, डिजिटल रिकॉर्ड रूम होने चाहिए, ऐसा नहीं चूहे खा जाए रिकॉर्ड्स को। तो इसके लिए एक मूवी है लापतागंज, शायद मूवी है या सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है जो कोर्ट की हालत को बताती है, लापतागंज, देखना, है ना। उसका शायद दूसरा दूसरा जो है उसका दूसरा भाग आने वाला है, दूसरा भाग जो है वो आ गया है। लापतागंज सीरीज जो है वो जरूर देखना, वो आपके बड़े हेल्प करेगी जुडिशरी को जानने में, ठीक है। और बाकी तो समस्याएं जो हैं वो सब आपको मैं गिनवा ही रखा हूं, आपके नोट्स में इंक्लूड ही है। कानूनी सहायता, न्याय तक पहुंच, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए। कानूनी प्रक्रिया, अधिकारों की जानकारी, ठीक है। जन जागरूकता, फास्ट ट्रैक कोर्ट, भाई कोई भी ऐसा सेंसिटिव मैटर है उसको सालों साल नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ऐसे में गवाह गायब हो जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी महिला और बच्चों से जुड़े मामले को त्वरित तरीके से निपटाना चाहिए, वो सेंसिटिव मैटर है तो। और पुराने कानूनों की समीक्षा और उसमें संशोधन भी होना चाहिए, तो ठीक है। तो आई एम इन अ टोटली फेवर ऑफ एनजेएसी, मैं तो भाई बिल्कुल फेवर में हूं, वो बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, बट होना चाहिए, एनजेसी होना चाहिए, ताकि कॉलेजियम के अंदर जो परिवारवाद चल रहा है, कॉलेजियम के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार से बचा जा सके, ठीक है। जो रिकमेंडेशंस हैं, है ना, कॉलेजियम कैसे काम करता है सबको पता है, सबको नहीं पता है तो उनको बेसिकली जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख लो, तुरंत पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल, समझ में आया। यहां पर केस की पेंडेंसी की बात हो रही है बस, है ना। तो जुडिशरी में क्या क्या इश्यूज हैं, भाई एक कॉलेजियम प्रणाली पे सवाल बनता है। एक सवाल चलो मैं बता देता हूं, वैसे जो सवाल बनते हैं यूपीएससी में जो सवाल बनते हैं, एक तो कोर्ट पेंडेंसी पे सवाल बन जाएगा, ठीक है। एक सवाल बन जाएगा बेसिकली एनजेसी पे, एक बन जाएगा कॉलेजियम सिस्टम पे, ठीक है। एक बन जाएगा जुडिशरी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे, ठीक है। एक बन जाता है जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर, एक बन जाता है जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इनमें अलग अलग केस जो है आपको देखने पड़ेंगे, इनमें अलग अलग केसेस के एग्जांपल देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द डायमेंशंस जहां पर आपसे सवाल जो है वहां पर पूछा जा सकता है मेंस के हिसाब से। अदरवाइज प्रीलिम्स के हिसाब से जजेस के रिमूवल पर सवाल बनने के चांसेस है, क्यों? क्योंकि जस्टिस वर्मा के रिमूवल को लेकर इस बार प्रस्ताव आया। अब वो प्रस्ताव कहां है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है,
ना उसको रिमूव किया गया, बस प्रस्ताव ही आते हैं, रिमूव नहीं होता है। तो अगर उसका प्रोसेस आपको जानना है तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 पढ़िए। उससे पहले लोकसभा राज्यसभा में आएगा तो 50 मेंबर, 100 मेंबर, लोकसभा में 100, 50 राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करेंगे। फिर मैटर जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास। दे विल डिसाइड कि भैया एक आदमी के पास, जिसके पास प्रस्ताव गया है, ही एंड सी विल डिसाइड कि भाई इसको आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। आगे लेके गए तो 3 मेंबर की कमेटी बैठेगी जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत। फिर वो 3 जजेस जो हैं, जो 3 मेंबर बॉडी है, वो देखेगी ये गिल्टी है कि नहीं है तो ठीक है। दीपक मिश्रा के खिलाफ भी ऐसा हुआ था। तो अगर है तो भाई इस पे ऐसा करो, फिर भाई वोटिंग करवा लो। वोटिंग कोई ऐसा तो है नहीं, सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाता है। फिर मेजोरिटी अगर होगी तो उसको रिमूवल, उसको हटाया जाएगा। आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, मतलब किसी को हटाया नहीं गया। बार बार जो है महाभियोग टाइप ये जो है बेसिकली आपके इंक्वायरी तो बिठाई गई है, तो उस केस का पता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जुडिशरी में होने वाली समस्याएं हैं। तो यहां पर ये कुछ डायमेंशंस बनती हैं, और कोई एक दो डायमेंशंस बनेगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ट्रांसफर ही कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं है ना। ट्रांसफर किया, इवन एफआईआर तक नहीं हुई, बिकॉज सीजीआई के बिना एफआईआर नहीं होगी। ठीक है, तो हाँ, जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा इशू है। जुडिशरी ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा इशू है। इस पर सवाल आ जाएगा कि ये कितना जरूरी है भारतीय समाज में, है ना। समाज या लोगों के विश्वास के लिए कितना जरूरी है, उसको कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करके इसमें सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जो है बन सकते हैं। दीज आर द डायमेंशंस, इनको हमेशा लिख के रखो। ये डायमेंशंस पे सवाल पूछेगा। जितनी ज्यादा डायमेंशन खोलोगे किसी टॉपिक की फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, उतनी डायमेंशंस को प्रिपेयर कर लोगे, आपका पेन जो है आग उगलेगा मेंस में, ये देख लेना, गारंटी है मेरी। उतना ज्यादा शानदार परफॉर्म करोगे मेंस में, उतना ही शानदार परफॉर्म करोगे तैयारी में। ठीक है, जितनी चीजें पता होंगी, जितनी चीजें इकट्ठा होंगी, जितने ज्यादा केसेस पता होंगे। देखो, जैसे मान लो पॉलिटी का क्वेश्चन लिख रहे हो, मैं ये और भी बच्चों को बताता हूं कि जब आप पॉलिटी का क्वेश्चन लिख रहे हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई पॉलिटी का क्वेश्चन आपका डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट कैसे होगा? जुडिशरी के जितने भी केसेस हैं, मान लो केशवानंद भारती केस हो गया, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो गया, इंदिरा साहनी केस हो गया, इस टाइप के केसेस जो है पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सेकंड एआरसी ने क्या रिकमेंडेशन दिए ये पता होना चाहिए। कुछ फेमस केसेस पता होने चाहिए। आर्टिकल्स याद होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, क्या सॉल्यूशन हो सकता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटी, वो आपका होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें जो है वहां पर कवर आप करवा सकते, सॉरी कर सकते हो, है ना। फीमेल इन जुडिशरी पे भी बन सकता है कि भाई ऐसा क्या कारण है। बिल्कुल ये सही डायमेंशन एक बच्चे ने दिए, जो फीमेल रोल इन जुडिशरी। ठीक है भाई, जब आजादी में रोल है, पार्लियामेंट में रोल है, हर जगह पंचायत में रोल है, समाज में 50-50% भागीदारी जो है महिलाओं की होनी चाहिए, महिलाओं पुरुषों की, तो यहां क्यों नहीं है? एक डायमेंशन ये भी बहुत अच्छा है जो एक बच्चे ने दिया है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। और जब हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर लिखोगे आप, वो पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटी का आंसर जो है लगेगा। जब आप ज्योग्राफी का आंसर लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उसमें हमें बेसिकली एग्जाम्पल्स डालने हैं, डायग्राम बनाना है, बताना है कि हवा कैसे चल रही है, कोई चीज हो रही है तो बड़ी फैक्चुअल है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, सब चीजें बतानी है। जब हम इकोनॉमी का क्वेश्चन लिखेंगे तो इकोनॉमी की भाषा में बात करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन लिखेंगे तो हम एनडीए में, एसडीएम में इनके रिकमेंडेशंस लिखेंगे। हमें बड़ी बड़ी बड़े बड़े जो संस्थान हैं, उन संस्थाओं के, इंस्टीट्यूशन के जो डेफिनेशन है, ऑथेंटिक डेफिनेशन, उन डेफिनेशंस को यूज करना है। तो हमारे क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए, जैसे ही चेंज हो सब्जेक्ट, ऐसे ही हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाना चाहिए। हमारा क्वेश्चन लगना चाहिए कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। यहां पर पता, जैसे वल्नरेबिलिटी के बारे में पूछो तो लगना चाहिए कि वल्नरेबिलिटी यहां पर हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से बताइए। ठीक है, क्लियर रहेगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है तो पता लगना चाहिए कि पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एज द आर्कटिक वर्म थ्रेट ऑफ इन्वेजिव प्लांट लूम्स। देखो, आर्टिकल ये कह रहा है कि जैसे जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है, वैसे वैसे अगर आप देखोगे तो विदेशी पादप प्रजातियां, इन्वेसिव जो स्पीसीज हैं, वो आपकी क्या हो रही हैं। यहां पर एक तो बर्फ पिघल रही है, एक तो क्या हो रही है,
बर्फ जो है उसको पिघलाया जा रहा है या बर्फ पिघल रही है। और इसके अलावा यहां पर जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं, इन्वेसिव स्पीसीज कौन सी होती हैं? आक्रामक प्रजातियां। याद होगा, प्रीलिम्स में लिखवाया हुआ है, अपने नोट्स खोलेंगे तुरंत से याद आ जाएगा। आक्रामक प्रजातियां, एप्पल स्नेल है ना, प्रोसिफस जूलीफ्लोरा, याद होगा ना। तो ये सब लिखवाया हुआ है, इन्वेसिव स्पीसीज क्या है, कौन कौन सी है। तो यहां पर यह समस्या आ रही है, ठीक है। तो यहां पर अब हो क्या रहा है कि क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे ज्यादा गर्मी होती है तो लाइकेन जो है उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बस ये मेन मेन चीजें बताई हुई हैं कि ये बताया हुआ कि स्थानीय प्रजातियों का विस्थापन हो रहा है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अनुसार जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन नेचर है उसके अनुसार एलियन प्रजाति का प्रमुख खतरा है टुंड्रा परिस्थितियों में बदलाव, पोषक चक्र, मृदा कार्बन, परागन तंत्र प्रभावित हो रहा है, रोग कीटों का प्रसार, नई बीमारियों का इससे जोखिम हो रहा है। इवन आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक में, ये बता इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो मच्छर हैं, है ना, आर्टिकल में वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मानव गतिविधियों की भूमिका, पर्यटन, शिपिंग, रिसर्च बेस, संसाधन खोज से जैव आक्रमण की संभावना क्या हो गई है, बढ़ी है। तो भाई आप सिंपल सी बात है, एक जगह से इन्वेसिव स्पीसीज कैसे आती है? ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी जैसे इन्वेसिव स्पीसीज जो है वो ट्रेवल करती है ना। मान लो एक जहाज आपका गया कहीं पे, है ना। अब जहाज में क्या है कि उसको स्टेबल करने के लिए पानी भरा जाता है नीचे। अमेरिका से मान लो उसने पानी भरा अटलांटिक से, तो अटलांटिक की कोई स्पीसीज बैक्टीरिया उसमें अंदर आ गया और वो इंडियन ओशन में आएगा तो ऊपर आने के लिए उसको खाली करना पड़ेगा। जैसे वो खाली करेगा तो वहां वहां क्या हो जाएगी, उन बैक्टीरियाज की, उन इन्वेसिव स्पीसीज की अधिकता हो जाएगी। तो वो लोकल इकोलॉजी को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो वी कैन से कि भैया यहां पर क्या होगा, यहां पर जो लोकल इकोलॉजी है वो आ जाएगी खतरे में। तो हम कहेंगे कि ये इन्वेसिव स्पीसीज आ गई है। जैसे कुछ नाम मैंने बताऊं, जैसे आपने फोटो अगर देखे होंगे कई बार लिखा होगा, ठीक है। हाँ जी, तो पहले अगर आप देखोगे तो लेंटाना कैमरा, तो ये एक आपकी जंगल में फैलकर स्थानीय पौधे को हटाती है, ठीक है। कांग्रेस ग्रास, अरे कांग्रेस का नाम मतलब भाई, है ना, ठीक है। कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस की घास, ये भी क्या है, एक प्रकार की इन्वेसिव स्पीसीज है। मैं कांग्रेस को इन्वेसिव नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस ग्रास को बोल रहा हूं, ठीक है। ये याद रखिए, एक प्रकार की घास होती है, गांवों में देखने को मिल जाती है, गांव में देखने को मिलती है ना। तो याद रखना, ये एलर्जी और कृषि हानि का कारण बनती है। वाटर हाइकनित, जलकुंभी, जलकुंभी, मैं किसी भी प्रकार से यहां पर इसको दोष नहीं दे रहा हूं, ठीक है। जलकुंभी, वाटर हाइकनित, ये तालाब में व्यापक समस्या क्रिएट करती है। प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, स्थानीय मछलियों के लिए खतरा है। और धान की फसलों का नुकसान पहुंचाती है क्या, गोल्डन एप्पल स्नेल, क्या नाम है, गोल्डन एप्पल स्नेल। तो ये अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। क्या पता कल आपको पूछ ले, जैसे पाइथन जो है, पाइथन वो आपकी इन्वेसिव स्पीसीज है, कल आपसे पूछ ले कि क्वेश्चन आपको देखे कि कंसिडर द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, 1 2 3 4 5, और यहां बोलेगा हाउ मेनी ऑफ अबव आर द इन्वेसिव स्पीसीज, ओनली 1, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, ठीक है। और मतलब ओनली या ऑल, ऑल ऐसा करके बोलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यस, अमेरिकन बुल फ्रॉग, मतलब नोट्स निकाल लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल जो है, आर्टिकल आजकल अच्छे नहीं आ रहे, कल जो आर्टिकल था वो बड़ा शानदार था। कल के आर्टिकल बहुत शानदार थे, कल बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। कल चारों आर्टिकल इतने शानदार थे, आज इसमें दो अच्छे हैं बहुत। एक तो ये वाला, ये जो मैंने बताया था पहले आपको, जुडिशरी में जो पेंडेंसी के केसेस हैं, और ये वाला जो दूसरा मैंने आपको बताया। अदरवाइज कल बहुत शानदार आर्टिकल थे। तो याद रखना, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में ऐसा नहीं है कि रोज ही बहुत शानदार आर्टिकल आते हैं, कभी कभी तो ऐसे आते हैं कि मजा ही आ जाता है कि अरे भाई साहब इसको तो पढ़ाने में भी मजा आ रहा है, पढ़ने में भी मजा आ रहा है। और कभी कभी अप एंड डाउन रहता है कि ठीक है उतने नहीं मिल रहे हैं जितने होने चाहिए, ठीक है। चलो याद है तो बहुत अच्छी बात है, जितना रिवाइज करोगे उतना ही बढ़िया है, आपको काम भी आएगा वो, है ना। चलो, तो भाई लोकसभा में जो अपोजिशन के मेंबर हैं वो बजट पर चर्चा कर रहे थे, ठीक है।
और जब संसद में बजट पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष ने यह कहा कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है हमारी, तो हमारे यहां पर जो आय असमानता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? आय असमानता। इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहां पर एक एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है। एक तो है वर्ल्ड इनइक्विलिटी के ऊपर रिपोर्ट, एक रिपोर्ट है मेरे पास ऑक्सफैम की रिपोर्ट, और ये बताते हैं कि 1% टॉप लोगों के पास, जो टॉप पीपल हैं, ठीक है, उनके पास 40% जो है संसाधन है, रिसोर्सेज हैं। 40% रिसोर्सेज हैं कितने के पास? 1% के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्विलिटी की रिपोर्ट ये बताती है। और एक ये भी बताया है कि शीर्ष 10 के पास, शीर्ष आर्टिकल में लिखा हुआ है, शीर्ष 10 के पास 58% संसाधन है, यानी कि रिसोर्सेज हैं। आप सोचिए 10% के पास ही मेजॉरिटी से ज्यादा कुछ रखा हुआ है। ठीक है, पहला इन्होंने ये कहा। दूसरा इन्होंने कहा, पहला क्या कहा, चलो यहां पर आगे बढ़ा देता हूं। पहला इन्होंने कहा आय असमानता बढ़ रही है, आय असमानता में बढ़ोतरी ये देखने को मिल रही है। दूसरा ये कह रहे हैं बेरोजगारी, और कल ही हमने बेरोजगारी डिस्कस की है, कल ही हमने बेरोजगारी डिस्कस की है। बेरोजगारी में जो डेटा मैंने कल आपको बताया था, इसलिए मैं कहता हूं कि डेली क्लास करोगे तो उसका बड़ा फायदा मिलेगा। कल मैंने आपको बताया था कि शिक्षित बेरोजगारी है भारत में। कैसी बेरोजगारी है? शिक्षित बेरोजगारी है 50%, मतलब 50% से ज्यादा युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। और पीएलएफएस की रिपोर्ट ये बताती है कि बेरोजगारी की जो दर है वो 4.8% है, 4.8% है। ठीक है, पहले 5.2 थी, अब 5.2 थी, अब थोड़ा कम होके 4.8% हो गई है। ठीक है ना? और यहां पर जो लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वो बताते हैं कि भाई हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के बाद, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के बावजूद भी हमारी जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, पर कैपिटा इनकम वो बहुत ज्यादा कम है। सही है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो विकास है, जो विकास हो रहा है, विकास जो है वो समान रूप से वितरित नहीं हो रहा है। नहीं, इसका मतलब यह है कि विकास जो है वो समावेशी नहीं है। बस कहने को समावेशी है, लेकिन समावेशी नहीं है। हमारे पास ठीक ठाक इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, दूसरी चीज है, तीसरी चीज बेरोजगारी हो गया। तीसरी चीज जो इन्होंने यहां पर हाईलाइट की, दैट इज रुपए का अवमूल्यन। ठीक है, रुपया अपने हिस्टोरिकल लो पर है। पैसा जो है, रुपया जो है वो अपने हिस्टोरिकल लो पर है। 90 से अबव, 90 से अबव, $1 बराबर 90 से अबव चला गया है। इससे क्या होते, इसमें भारत में क्या हो रही है? आयातित महंगाई जो है, आयातित महंगाई बढ़ रही है। इससे क्या होगा? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन वो क्या हो रही है?
बढ़ रही है, आयात जो है महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि बाहर से हमें अब ज्यादा पैसा बेसिकली पे करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अब ये, उसके अलावा जो मेन चीज बोल रखी है इन्होंने, जो फोर्थ पॉइंट बोल रखा है, ये थोड़ा राजनीतिक है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे मनरेगा जैसी स्कीम है, मनरेगा जैसी स्कीम है, अब तो मनरेगा जो है अब जी राम जी हो गया है, ठीक है, वो कर लेना इसको, ठीक है। इसके अलावा जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, आरटीआई है, और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कानून है, इसका जो क्रियान्वयन है वो काफी कमजोर है। अभी सरकार पे निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास, ये बात सही है, ठीक है, चीजें बदल तो रही हैं, ठीक है। एक पॉइंट इन्होंने ये बोला कि समाज में भय का वातावरण है, समाज में, असम में देख लो हेट स्पीच अभी करवाया था ना कल या परसों, भय का वातावरण है। कैसे, कैसे है भय का वातावरण? इन्होंने बोला कि देखो, भय का वातावरण किस वजह से हो सकता है, भाई असम का केस ले लो, वीडियो जो अभी रिमूव की गई है, हेट स्पीच, ऐसे कर सकते हो। रिलीजन, रिलीजन पोलराइजेशन, इसको कहेंगे हिंदी में धार्मिक ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण, ठीक है। बुलडोजर की राजनीति, है ना, कि भाई घर तोड़ देंगे टाइप, ऐसा अगर कुछ हुआ तो। और सामाजिक, तो इन सबको ऐड नहीं करते, लेकिन हाँ बेसिक बेसिक बात तो ये है। एक है जो हमारा समाज है, सोशल सोसाइटी जो है, उसके बीच जो गैप है ना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, बेसिकली लिंग के आधार पर। मतलब एक देखो कि एक जाहिल पंचायत किसी गांव की, एक किसी गांव की जाहिल पंचायत पता क्या कर रही है, वहां के सारे पुरुष बैठे हुए हैं, और सारे के सारे पुरुष क्या कह रहे हैं, एक भी महिला नहीं है उस पंचायत में, एक महिला प्रतिनिधि नहीं है उस पंचायत में, और जाहिलों की पंचायत एक नंबर की। क्या कह रहे हैं कि हमारी जो बेटियां हैं जो कि बालिग हैं, उनको फोन नहीं मिलेगा, इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा, हम उनको ये कपड़े पहनाएंगे, ऐसे तरीके से उनको रखना है। मतलब कि एक इंसान जिसके पास होनी चाहिए इंडिपेंडेंसी, जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, समाज में पिछड़े हुए मतलब मानसिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको यह लगता है, जो अपने आप को सो कॉल्ड ताकतवर समझते हैं, समाज में सो कॉल्ड पितृसत्तात्मक सोच रखते हैं, उनको यह लगता है कि समाज में यह अधिकार हमें दिया गया है, यह ताकत हमें है कि हमारे जो महिलाएं हैं समाज की, उन महिलाओं को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, उन महिलाओं को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण चाहते हैं वो। तो नियंत्रण में डिसाइड करते हैं कि फोन कैसा होगा, नियंत्रण में डिसाइड करते हैं कि फोन मिले, इंटरनेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो दे विल डिसाइड। बट डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते थे इस मामले में, कि मैं किसी भी समाज की, मैं किसी भी समाज की जो हम कहते हैं ना कि समाज बहुत आगे पहुंच गया है, ठीक है, कि समाज बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया है, मैं किसी भी समाज का आंकलन इस बात से करता हूं कि उस समाज की महिलाएं कितनी आगे हैं, ठीक है। तो अगर समाज की महिलाएं बहुत आगे हैं तो मतलब समाज भी बहुत आगे है, ठीक है। तो अब मुझे तो लगता है कि पंचायत में वो जो लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनको ना तो राइट टू आर्टिकल 21 पता है, ना किसी के फ्रीडम से लेना देना है, ना किसी को किसी की पर्टिकुलर लाइफ से लेना देना है, कि भाई जीवन एज अ पुरुष आप पैदा हो गए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा जीवन में कुछ उखाड़ लिया हो, है ना। या भाई सिंपल सी बात है, गुणसूत्रों की बात थी, एक्स वाई हो गया, उसके केस में एक्स एस हो गया, एक्स एक्स हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे कमजोर है, ठीक है। तो जब आपको मौका नहीं दोगे तो महिलाएं पिछड़ेंगी, और पिछड़ेपन का कारण भी तुम बन रहे हो, है ना। नॉर्मल केसेस में देखोगे तो औरत ही औरत की दुश्मन निकलेगी, ये ऐसे पूछा यूपीएससी ने, महिला ही महिला की दुश्मन है ना। महिला, जैसे अगर आप देखोगे कि जैसे अगर आपकी दादी जो है, जो आपकी माता जी की सासू हैं, उनसे पूछिएगा कभी आप क्या चाहती थी, लड़का या लड़की, हमेशा बोलेंगे लड़का। पुत्र प्राप्ति की चाह
ये एक एग्जाम्पल है महिला महिला का दुश्मन, महिला से महिला का दुश्मन होना, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? तो किसी भी समाज का आंकलन इस बात से होगा कि उस समाज की महिलाएं कितनी आगे हैं। किसी के घर का आंकलन इस बात से होगा कि उसकी महिलाएं कितनी आगे हैं, ठीक है? और हु आर यू टू कंट्रोल, है ना, एनीवन, लाइक किसी भी पर्सन को कंट्रोल करने वाले आप होते कौन है? क्योंकि उसकी खुद की लाइफ है, बालिग है, उसके खुद के अधिकार हैं। तुम्हें किसने यह अधिकार दिया पंचायत को कि आप उस महिला के अधिकारों का हनन करोगे? है ना? आप डिसाइड करोगे उसे फोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप डिसाइड करोगे कौन से कपड़े वो पहनेगी नहीं पहनेगी, ठीक है ना? तो अगर वो मिल जाते, जैसे मैं मेरे केस में बताता हूं। एक बार हुआ क्या कि जब मैं मतलब अपने कॉलेज टाइम में था, फर्स्ट ईयर में, तो हमारे गांव में वैसे पंचायत का एक घर है, पंचायत घर सबके वहां होता है। वहां महिलाओं को जाना अलाउड नहीं था, ठीक है? ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि वो अखबार में है, कहीं कुछ उसका प्रमाण है, बट हाँ, पूछोगे तो प्रमाण है। मैं एक पहला ऐसा व्यक्ति बना जहां पर मैं सारी की सारी महिलाओं की जो मीटिंग है पहली बार पंचायत घर में लेके गया उनको। और इस बात की खूब चर्चा हुई वहां पर कि पहली बार 20 साल में, 21 साल में ऐसा हुआ है कि कोई महिला पंचायत घर में आई है, या पंचायत घर में सारी महिलाओं ने बैठकर काम किया है, या उस पर किसी भी मुद्दे पर चर्चा की है, आंगनवाड़ी से संबंधित चर्चा की है। वहां पर पुरुष थे, वो ताश खेलते थे, तो मैंने बोला उनको कि भाई ऐसा है, तो अगेन वो क्या रहे महिलाओं को यहाँ पर लाएगा, तो उस टाइप की सोच थी, लेकिन मैं लड़ा उनके लिए। एंड देन फाइनली आप देखोगे तो उनको वहां पर बुलाया गया, उन्होंने डिस्कस किया प्रॉपर, मैंने फोटोज वगैरह लिए उनके। तो भाई समाज में, है ना, महिला क्या तुम्हारी भी सिर्फ रोटी पोने के लिए है घर में, तुम्हारे बच्चे पालने के लिए है, तुम्हारे गंदे कपड़े धोने के लिए है ना? क्यों शारीरिक रूप से तुम थोड़ा सा मजबूत और समाज में तुम्हें थोड़ा बाहर जाने की छूट क्या मिली, तुम उन्हें दबाओगे, है ना? तो मैंने उनसे बहुत सारी चीजें कही कि भाई समाज में तुम्हारा रोल 50% है तो उनका भी 50% है। ऐसा नहीं है कि तुम में उनमें कुछ खास शारीरिक अंतर के अलावा कुछ है भी नहीं, है ना? है ना? तो एक कहावत भी है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना? जहां नारी की पूजा होती है देवता वहां निवास करते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हैं, ठीक है? तो हाँ, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ, 10 बेटियां हैं, एक बेटा हुआ है तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब घिनौना, मतलब समाज जो है कितना घिनौना हो सकता है। और मतलब इसलिए फिर समाज उतना बाद में प्रासंगिक है नहीं, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। और लड़कियों को जिनको भी मौका मिला है, ट्रस्ट मी, आपको मौका मिला है, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपकी लाइफ स्मूथ रहेगी। सबसे ज्यादा समस्या आती है जो निर्भर महिला है, किसी भी घर में निर्भर महिला है, उनको सबसे ज्यादा समस्या आती है। जो इंडिपेंडेंट महिलाएं होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। उनके साथ जो व्यवहार है घर में, समाज में बेहतर ही किया जाता है, ठीक है? और अगर जिस टाइप की सर्विसेज में आप जाना चाह रहे हैं, स्पेशली ग्रुप ए ग्रुप बी की जो सर्विसेज हैं, इसमें आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे, और समाज में किसी भी पितृसत्तात्मक सोच वाले की औकात नहीं है कि आपसे कुछ बोल जाए, ठीक है? वो केवल एकदम मैडम मैडम करके हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे साइड में। जो आपके कैरेक्टर पर कभी कोई लांछन लगाता था तो वो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। इसलिए लगातार मेहनत करो, मौका मिला है तो इस मौके को छोड़ना नहीं है, लगातार मेहनत करनी है। कोई इश्यू आए, मैं हूँ, टीम है, सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है? आपको गाइड करेंगे, आपको वहां तक लेके जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो ये यहाँ पर देखा। फिर उसके बाद इन्होंने आर्थिक विश्लेषण किया कि जीडीपी में वृद्धि तो हुई है ना, विकास बनाम समावेशन। तो इन्होंने विश्लेषण किया इस बात का। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो विकास बनाम समावेशन, मतलब कि भैया विकास तो हो रहा है, जीडीपी में तो इंक्रीमेंट दिखने को मिल रहा है, बट समावेशन नहीं हो रहा, तो हम बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ हो कहां रही है? ठीक है, केवल पूंजी प्रधान वृद्धि से रोजगार नहीं बढ़ता है ना? तो श्रम प्रधान क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? क्या करना चाहिए? श्रम प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान। सरकार इसके लिए वैसे काम कर रही है, लेकिन आलोचना जरूरी है। क्षेत्रों पर ध्यान, ठीक है, ये होना चाहिए। सामाजिक स्थिरता और अर्थव्यवस्था, ठीक है? चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए किसी भी समाज में, ठीक है? चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं।
अगला आर्टिकल जो है यहाँ पर एडिटोरियल है और ये सीपीआई बेस रिवीजन एक्सरसाइज मेजर अ स्लाइस ऑफ लाइफ। ये एडिटोरियल ये बताता है कि देखो, आज अगर हम जिस सीपीआई की बात कर रहे हैं, सीपीआई यानी कि दो आपने इंडेक्स पढ़े होंगे महंगाई से संबंधित, है ना। पहले आपने पढ़ा होगा डब्ल्यूपीआई, लेकिन अब सीपीआई ज्यादा चल रहा है। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है आपका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है आपका, तो यही आरबीआई इसको क्या करता है, टारगेट करता है। और यहाँ पर 4+-2 जो है टारगेट जो है वो दिया जाता है मौद्रिक नीति के तहत, और इसको कंसीडर किया जाता है। तो लेखक यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो भाई, सीपीआई का जो बास्केट है, क्योंकि समय चेंज हो चुका है, चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो अब अगर सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं तो सीपीआई के बास्केट को भी चेंज करने का, बास्केट के साथ साथ हमें यहाँ पर बेस ईयर जो 2011-12 कर रखा है, 2011-12 कर रखा है, इसको चेंज करने की जरूरत है, इसको चेंज करने की जरूरत है टू बी गेट एग्जैक्ट आइडिया फ्रॉम देयर। ठीक है, क्योंकि रियल डेटा जो है वो आधार वर्ष के ठीक है, क्योंकि क्योंकि रियल जो डेटा है वो आधार वर्ष के आधार पर बेसिकली निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हमें, अब हमें क्या हो गया कि ये जो गैप है, क्योंकि 2012 और अब 2026 चल रही है, तो 14 साल का जो गैप है वो आ चुका है। तो नाउ वी हैव टू, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज सीपीआई बेस ईयर, है ना, ताकि एग्जैक्ट आइडिया अर्थव्यवस्था का हम लगा सके। उस हिसाब से तो रियल जीडीपी या कुछ भी जो है वो काफी पीछे चल रहा है। शहरीकरण हुआ है, चेंजेस बहुत ब्रॉड लेवल पर चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सीपीआई के बारे में और डब्ल्यूपीआई के बारे में एक डेफिनेशन, मतलब बेसिक, क्योंकि ये जरूरी भी है और आपको ये वैसे भी काम आने वाला ही है। पहला है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में देखेंगे तो ये मुद्रास्फीति पर, थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। ठीक है, याद रखना। सेवा, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, गुड्स शामिल होते हैं केवल। कौन निकालता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय। 2011-12 आधार वर्ष है इसका। हर माह की 14 तारीख को टोटल वस्तुएं कितनी है, 697। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, विनिर्मित वस्तुओं का, डब्ल्यूपीआई की बात कर रहा हूं। लगभग खाद्य का वस्तुओं का भार 24% के अराउंड है। खाद्य कीमतों का प्रभाव कम पड़ता है इस पर। ठीक है, विनिर्मित वस्तुएं सर्वाधिक भार हैं। ठीक है, सेवाएं इसमें शामिल नहीं है, अप्रत्यक्ष कर इसमें शामिल नहीं है, और आरबीआई इसको लक्षित नहीं करता है। जबकि सीपीआई जो है, सीपीआई अगर आप देखोगे तो यहां पर सीपीआई को कौन मापता है, एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसका बेस ईयर क्या है, 2012। नाउ इट्स हाई टाइम टू रिवाइज इट्स बेस ईयर। और अगर आपसे मैं पूछ लूं बेस ईयर क्या होता है, तो जरा बताइए क्या होता है बेस ईयर। एक सवाल आपसे भी पूछना बनता है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष क्या होता है, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज बेस ईयर, है ना। एक ऐसा वर्ष बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। नॉर्मल ईयर, अच्छा, क्या 2025-26 नॉर्मल ईयर नहीं है। बेस ईयर भाई 2011-12 को बेस ईयर क्यों मनाया गया, क्यों बनाया गया, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ष है जहां पर आपके किसी भी प्रकार से वस्तु और सेवाओं में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है, स्टेबल रहा है ईयर, इसलिए इसको बेस ईयर माना गया है। हर माह की 12 तारीख को सीपीआई आता है। 299 वस्तुएं, तो वस्तुओं की संख्या किस में ज्यादा है, डब्ल्यूपीआई में है, सीपीआई में नहीं है। लेकिन खाद्य और पेय पदार्थ इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, खाद्य वस्तुओं का भार लगभग 39% है। अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है इस पे, खाद्य की कीमत चेंज हो जाती है तो। और इसमें सेवाएं शामिल हैं, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है, और आरबीआई इसको रक्षित करता है 4+-2। एक चीज और सिखाता हूं चलो यहां पर आपको, कि हम जैसे अगर हम बात करें तो जो मुद्रास्फीति है ना, जैसे मुद्रास्फीति की बात आती है तो मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। महंगाई का मतलब आप समझ रहे हो, 4+-2 के अंदर रखना है। ठीक है, ये टारगेट दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को। लेकिन फिर भी जो फूड इन्फ्लेशन है, फिर भी जो फूड इन्फ्लेशन है वो
हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? फूड इन्फ्लेशन हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसके पीछे प्रबंधन में क्या क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के बारे में हम यहां पर जानेंगे। इन चुनौतियों के बारे में हम यहां पर जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मतलब मुद्रास्फीति के प्रबंधन में क्या चुनौतियां हैं? पहला, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, ठीक है। यहां पर जो खाद्य पदार्थ की बास्केट है उसका आधा परसेंट मतलब 50% रोल तो इसी का ही है, ठीक है। और इसमें जो कीमतें हैं, जो खाद्य की कीमतें हैं, जो भी प्राइस है खाद्य का, ये जो खाद्य पदार्थ जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनको ये जलवायु पर डिपेंड करता है, मॉनसून पर डिपेंड करता है, ठीक है। भाई अच्छा मॉनसून हुआ तो अच्छा हो गया, सूखा पड़ गया तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अल नीनो से फसल रोग हो जाते हैं, ठीक है। अल नीनो से बारिश नहीं होती है, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट जो प्राइस है, इससे प्राइस क्या कर जाते हैं, शूट अप कर जाते हैं। तो हम जो इसको बेसिकली आरबीआई कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। तो आरबीआई इन आपूर्ति है ना, तो मतलब देयर इज अ मिसमैच बिटवीन किन चीजों में मिसमैच होता है? एक होता है डिमांड में और एक होता है सप्लाई में, ठीक है। डिमांड सप्लाई में मिसमैच होता है, तो आरबीआई के कंट्रोल में ये नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा, मौद्रिक नीति का मांग पक्ष पर ध्यान, ठीक है। जो मौद्रिक नीति है वो केवल किस चीज पर ध्यान देती है? मौद्रिक नीति किस चीज पर ध्यान देती है? मांग पर ध्यान, मांग पक्ष पर ध्यान, मांग पक्ष पर ध्यान, न कि आपूर्ति। एक समस्या ये भी है, आपूर्ति पक्ष पर इनका ध्यान ही नहीं होता है, मांग पक्ष पर ध्यान होता है, तो कैसे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य है उसकी मॉडल की सीमाएं हैं, ठीक है। जो मुद्रास्फीति है उसका लक्ष्य 4+-2, ठीक है। तो इसकी अपनी खुद की सीमाएं हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था मॉडल ये मानता है कि जो महंगाई है वो ज्यादा है, तो आउटपुट गैप जो है, आउटपुट गैप निकालना काफी कठिन है। तो नीतिगत दरें कभी कभी अपूर्ण आंकड़ों पर आधारित होती हैं, इसलिए इनको मापना महंगा है, ठीक है। इसके बाद वैश्विक कारक भी हैं। वैश्विक कारक क्या है भाई? अगर विश्व में शांति रहेगी तो आपके पास ऑयल, खाद्य पदार्थ, वस्तुएं जो है नॉर्मली आती रहेंगी, सारी चीजें ठीक होती रहेंगी। लेकिन अगर इंस्टेबिलिटी है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यूएसए और वेनेजुएला है ना, तो ऐसे में तेल जो है, जो ऑयल जो है, उसकी सप्लाई जो है महंगी हो जाएगी। तो इस केस में हमें हमारे पास आयातित मुद्रास्फीति हमें ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हम कंट्रोल मतलब बेसिकली आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाती है, प्रबंधन में चुनौती होती है। किसके प्रबंधन में चुनौती होती है? जो है महंगाई के प्रबंधन में, ठीक है। तो चलिए यहां पर जो अपनी क्लास है उसको आज हम एंड करते हैं। किसी का कोई भी डाउट हो मुझे बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, भर दीजिए कमेंट बॉक्स को आफ्टर क्लास जब एंड हो जाए उसके बाद। और बिल्कुल ऐसा भी होता है आशु, बिल्कुल होता है ऐसा, है ना। तो कोई भी डाउट हो जस्ट मुझे बताइएगा, मिलते रहेंगे हम लगातार। और फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर की क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।